चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल के क्लास में हम लोग ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब तक अपना एलएलपी एक्ट हो गया। एलएलपी एक्ट पूरा समझ में आया था ना अच्छे से? ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में टोटल 3 यूनिट है। सिंपल है, ये भी एकदम सिंपल एक्ट है। ठीक है। पहले अपन ने देखा था सेक्शन 4 में डेफिनेशन दिया है। ठीक है, एक मिनट। चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन? It is what is partnership? Relation between partners who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है। उसके बाद अपन ने सेक्शन 6 भी लिख दिया था। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? दैट ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। मतलब वो एजेंट कब है कि अगर वो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है, एंड प्रिंसिपल कैसे हुआ? दैट ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ भी बोलते हैं। फिर हम लोग ने कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखे थे। सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को क्या पार्टनरशिप बोलते हैं? नहीं, इट इज को ओनरशिप। इट इज व्हाट? को ओनरशिप। एंड नेचर ऑफ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट या तो वॉलंटरी होता है या कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। वॉलंटरी मतलब फ्री कंसेंट है। कॉन्ट्रैक्चुअल में दो, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में दो, ओरल या रिटर्न। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड लास्ट अपन ने देखा था दैट मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50। समझ में आया तुम लोग को? बराबर। अब देखो यहाँ पर मैंने तुम लोग को जो मॉड्यूल से पढ़ाया था ना, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ये लिखना बाकी है अपना। ठीक है, चलो हेडिंग दे दो, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या हुआ? पीछे वाला करना। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। हेडिंग दे दो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके अंदर लिखो सबसे पहला, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट लिखो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में हेडिंग दिया तुम लोग ने एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। डैश करके लिखना। ओनली पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ can enter into an agreement of partnership. Only persons recognized by law can enter into an agreement of partnership. Full stop. A minor can be admitted. A minor can be admitted only to the benefits of partnership. Only to the benefits of partnership, but with the consent of all partners. But with the consent of all partners. फिर थर्ड पॉइंट में लिखो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 as per section 464 of
Companies Act 2013. Minimum to maximum 50 as per section 464 of Companies Act 2013. Is this clear? सी क्योंकि ना वो लोग तुमको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट एक्सप्लेन और डिफाइन व्हाट इज पार्टनरशिप एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो तुमको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? पक्का. पॉइंट नंबर 2 लिखो, अग्रीमेंट. पहले वहां पर लिखो अग्रीमेंट के उधर लिखो नो अग्रीमेंट, हाँ डैश देखे, नो अग्रीमेंट नो पार्टनरशिप. मतलब बिना अग्रीमेंट के कैसी पार्टनरशिप ना? यस और नो? फिर लिखो, ये फर्स्ट डैश देके लिखा, उसके बाद लिखो नेक्स्ट, इट कैन बी ओरल, रिटर्न, इम्प्लाइड. अपन ऑलरेडी एक चार्ट बनाया है ऑलरेडी, ठीक है. और तीसरा लिखो पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम HUF. क्योंकि HUF में क्या होता है, HUF इज बाय रिलेशन एंड पार्टनरशिप इज बाय अग्रीमेंट. गाइस सही है ना? पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, HUF तो रिलेशन. तुम उस खानदान में जन्म लोगे तब जाके तुम HUF के को पार्टनर बनोगे. यस और नो? ठीक है, समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 हो गया लिख के. 3 पॉइंट लिखने थे. पहला तो नो अग्रीमेंट, तो नो पार्टनरशिप. इट कैन बी ओरल, रिटर्न या इम्प्लाइड. इम्प्लाइड मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग सब मिल जुल के एक बिजनेस कर रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली क्या बन गए, पार्टनर बन गए. ठीक है. एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम HUF. बराबर, क्योंकि HUF में रिलेशन होता है, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता. अंडरस्टूड गाइस? ओके. ऑलरेडी अपन ने अग्रीमेंट का एक चार्ट बनाया हुआ है, बनाया था ना स्पेशल पॉइंट्स में. तीसरा लिखो पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो बिजनेस. वहां पर लिखना देयर हैज टू बी अ बिजनेस टू अर्न profits. Thus, partnership can't be made for charity purpose. इज दिस क्लियर? तीसरा पॉइंट लिखा. चलो नेक्स्ट. पॉइंट नंबर 4 लिखो, अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स. लिखो, इट इज एन एसेंशियल फीचर it is an essential feature of partnership and there can be no partnership where only one of the partners
where only one of the partners is entitled, देखो इधर बोर्ड पे है, where only there can be no partnership where only one of the partners is entitled to the whole of the profits to the whole of the profits of a business. Is this clear? चलो, फोर्थ पॉइंट हो गया. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, बिजनेस carried on by all, business carried on by all or any of them acting for all. ब्रैकेट में लिखोगे म्यूचुअल एजेंसी. लिखो एवरी पार्टनर, ब्रैकेट में लिखा ना म्यूचुअल एजेंसी, लिखो एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप प्लेज dual role. One of principal and another of agent. Full stop. He is agent of all other partners. He is an agent of all other partners. Full stop. It is also known as cardinal principle. It is also known as cardinal principle of partnership law. It is also known as cardinal principle of partnership law. ठीक है, अंडरस्टूड. फिर ये लिखो केस लॉ, लिखो केस लॉ, इसी के नीचे लिखो केस लॉ, केडी कामथ एंड कंपनी. ये केस लॉ हेडिंग देना, इन केडी कामथ एंड कंपनी, ये पूरा लिखो ताकि तुम लोग को याद रहेगा. ठीक है, और नीचे नोट भी लिखना है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डील. नहीं, ये मत लिखो, नोट मत लिखो, सिर्फ यहाँ तक लिखो. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर उन लोग ने पूछा ना एलिमेंट्स, तो तुम अगर ये केस लॉ लिख के भी आओगे तो तुम लोग को प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे. क्योंकि ये केस लॉ क्या बोलता है, कल अपन ने देखा ना कि कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है, तो मतलब क्या बिजनेस एक अकेला पर्सन करे. जैसे फॉर एग्जांपल अपन सब मिलके एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे, ठीक है, तो मैं हूँ, फिर सबरीन है, सत्यम्स है, ध्रुव है, फिर हर्ष है, अपन सब मिलके कर रहे हैं. अब सिर्फ मैं अकेला काम कर रहा हूँ और तुम सब मजे कर रहे हो तो चलेगा, क्योंकि तुम लोग ने वॉलंटरी मुझे क्या दिया, अथॉरिटी दिया है ना. ठीक है, बट ऊपर की भी, सिर्फ सेकंड कंडीशन नहीं, ऊपर की भी कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई. एक अग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एंड साथ ही साथ फिर ऐसा हो रहा है कि भाई एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है तो चलेगा. ये किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया. पहले हाई कोर्ट ने, मैंने बताया था ना तुम लोग को वेबसाइट पे जाकर, पहले हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि नहीं नहीं ये पार्टनरशिप नहीं है. फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर दोनों एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई होती है, पहली कंडीशन क्या है कि देखो अग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एंड साथ साथ ये सेकेंड कंडीशन कि बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, और है, देखो यहाँ पर बड़ा सा और है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्टनरशिप है. अंडरस्टूड गाइस? केस लॉ समझ में आया? तुम्हारे जीवन का पहला केस लॉ अंडरस्टूड. इसको अच्छे से लिखो, ये एज इट इज रट्टा मारना है.
मैं ना तुम लोगों को ऐसे फेक होप्स नहीं दूंगा कि नहीं लॉ है इसको समझो, समझना भी है बट रट्टा मारोगे तो ही लिख पाओगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखने के सारे ये बाकी है, कल तक हो जाएगा ना बाकी के। हो गया, केस लॉ लिखा। चलो समझ में आया तुम लोग को? पक्का?
अब ये जो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है, ये सेक्शन 6 अपन ने ऑलरेडी लिख दिया है, इसको वापस से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो केस लॉ है ना, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये देखो केस लॉ नंबर 2। अब सुनो, ये यहाँ पर क्या बोलता है, सुनो सुनो, पहले सुन लो, समझ लो, फिर मैं बोलता हूँ तुम लोग को। ये दूसरा केस लॉ है, दैट इज संतिरंजन दास गुप्ता वर्सेस दस्तरन मुर्जामुल। ठीक है, यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि देखो 4 केसेस दिया है। अब ये केस को पढ़ के मुझे तुम बताना कि पार्टनरशिप है या नहीं है। ठीक है, केस को पढ़ के तुम मुझे बताना कि पार्टनरशिप है या नहीं है। पार्टीज हैव नॉट रिटेन्ड, रिटेन मतलब रखना, एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कोई अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप होगी। इसका मतलब क्या होता है कि देर इज नो अग्रीमेंट, देर इज नो अग्रीमेंट, तो क्या ये पार्टनरशिप होगी? पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट्स ऑफ इट्स ओन, मतलब बिजनेस का कोई अकाउंट्स नहीं है, विच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय बोथ पार्टीज, तो कैसी पार्टनरशिप? तो इधर नेक्स्ट क्या लिखा है, नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाज ओपन विद एनी बैंक, तो नो बैंक अकाउंट, तो भाई कोई बैंक अकाउंट नहीं खोला है, कैसे तुम बिजनेस कर रहे हो? एंड चौथा क्या बोला है, नो रिटर्न इंटीमेशन वाज कन्वे टू डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप, मतलब क्या, नो इंटीमेशन। अब बताया ही नहीं कि हमारा नया पार्टनरशिप है, तो कैसे पता चलेगा उनको, क्या सपना आने वाला है? तो कहने से ये चारों केसेस हुए थे, इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? चलो फटाक से इसको लिखो, केस लॉ नंबर 2, संतिरंजन दास गुप्ता वर्सेस दस्तरायन मुर्जामुल। समझ में आया? केस लॉ समझा ना, दूसरा केस लॉ? पहले में उन्होंने बता दिया था कि पार्टनरशिप है, और इसमें बताया कि पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं थी ना। ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना, वो भी तुम ब्रैकेट में लिखना। हाँ, समझ है, कीवर्ड्स।
हो गया? मैंने जो शॉर्ट नोट्स करके दिया है उतना तो एटलीस्ट रख लो, फिर उसमें तुम और सी प्रॉब्लम क्या होता है ना लॉ में, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इंस्टीट्यूट का जो पेपर चेकर होता है, ठीक है, उसको चाहिए कि तुम मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखो, बराबर। हाँ, तुम जो की वर्ड्स है वो रखोगे और थोड़ा बहुत तुम्हें, थोड़ा बहुत मतलब क्या, फिर हम तो पूरा ही चेंज कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं मदर टंग में और लॉ को लिखते भी है मदर टंग में, वैसे इंग्लिश लिखते हैं हम लोग। तो मत करो वैसे, क्योंकि अगर मुझे ऐसा होता कि इंस्टीट्यूट चलो ओन लैंग्वेज चला लेता है तो मैं इतना सब लिखवाता ही नहीं, मैं सीधा मॉड्यूल से फटाफट पढ़ा के अपना अब तक पार्टनरशिप एक्ट भी खत्म हो गया रहता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी चीज़ को अभी ना लर्न करना स्टार्ट करो। जैसे याद करो जब तुम स्कूल में थे, हिस्ट्री या ज्योग्राफी की टीचर नया चैप्टर पढ़ाती थी, तो पहले वो चैप्टर पढ़ाती थी, फिर तुम लोग को क्वेश्चन आंसर्स लिखाती थी, और क्वेश्चन आंसर्स लिखा के क्या बोलती थी, अभी इसको लर्न करो, यस और नो। तो मैं तो तुमको सीधा सीधा नोट्स बोल रहा हूँ कि बस ये नोट्स को लर्न करो, जो जो मैं लिखा रहा हूँ बस उसको लर्न करते जाओ, तो तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इज दिस क्लियर? चलो ये हो गया। कैन आई गो अहेड? चलो अभी नेक्स्ट जो है, अच्छा ये होमवर्क में तुम लोग ने कर लिया होगा ना, ये सारा डिस्टिंग्विश बिटवीन, बराबर। अभी जो एक पार्ट बाकी है दैट इज यू नो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप डीड क्या है एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर, फिर यूनिट 1 हो जाएगा खत्म, ठीक है। यूनिट 1 बड़ा ही छोटा सा है, फिर अपन यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। अब सुनो ध्यान से, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए ना मुझे ऐसे दो पेजेस साइमल्टेनियसली चाहिए, मतलब साथ साथ में चाहिए, समझ में आया क्या? वैसे दो बाजू बाजू वाले पेजेस चाहिए। पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है? तो पार्टनरशिप बेसिकली 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप। बट उन लोग ने क्या किया, उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है ड्यूरेशन के हिसाब से, एक किसके हिसाब से? ड्यूरेशन के हिसाब से है, और एक है एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के हिसाब से। वापस से पहले 2 ब्रॉड कैटेगरी क्या है? विथ रिगार्ड्स टू ड्यूरेशन एंड विथ रिगार्ड्स टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। ड्यूरेशन में फर्दर 2 कैटेगरी, एक है पार्टनरशिप एट विल। ए पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या? कोई ऐसा फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, अपन को पार्टनर बनना है चलो पार्टनर बनते हैं, ठीक है, अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर अपन को अगर नहीं पार्टनर रहना है तो छोड़ देंगे, बराबर। सो यहाँ पर क्या बोला है? नो फिक्स ड्यूरेशन। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है? नो फिक्स ड्यूरेशन। क्या यहाँ पर कोई फिक्स पर्पस होता है क्या? नहीं। इधर एक और लिखना, नो फिक्स ड्यूरेशन और पर्पस, मतलब यहाँ पर कोई भी ना फिक्स ड्यूरेशन या मकसद नहीं रहता कि भाई अपन इस चीज के लिए पार्टनरशिप करें। मतलब पार्टनरशिप को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, बट सिर्फ क्या देना पड़ेगा? नोटिस इन राइटिंग देना पड़ेगा टू ऑल अदर पार्टनर्स। इज दिस क्लियर?
इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या? देयर इज नो पर्टिकुलर ड्यूरेशन और पर्पस। जब मन चाहा था पार्टनरशिप कर लिया, जब मन चाहा था पार्टनरशिप से चले गए, बट सिर्फ क्या देना पड़ेगा? नोटिस इन राइटिंग देना पड़ेगा कि अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पार्टनर नहीं रहना। इज दिस क्लियर? पहला वाला समझा। दूसरा, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। ये फिक्स पीरियड मतलब क्या? जैसे चलो अभी इस साल जब अप्रैल मई में आम आएगा, ठीक है, तो मैं सत्यम को बोलता हूँ कि चलो अपन 3 मिलकर क्या करते हैं, एक आम का पूरा फेयर लगाते हैं, ठीक है। मतलब मार्च एंड से स्टार्ट करेंगे, मार्च एंड अप्रैल मई जून, पूरा जून महीने तक, मतलब जब तक लोग आम खा रहे हैं ना, अपन पूरा एक वैसे शॉप खोलेंगे। जैसे ही जून महीना खत्म हुआ, आम आना बंद हुआ, हम लोग का पार्टनरशिप खत्म। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड या पर्टिकुलर पर्पस। समझ में आया? सो यहाँ पर कैसा होता है कि पार्टनरशिप इज फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, जैसे ही जून खत्म हुआ, ठीक है, तो क्या होएगा कि हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? हावेवर मुझे एक बात बताना, अगर वो ड्यूरेशन खत्म होने के बाद भी पार्टनरशिप चल रहा है, मतलब फिर हम लोग ने क्या किया, आम बेचने के पहले फिर जैसे रक्षाबंधन आता है तो हम लोग ने राखड़ी बेचना चालू कर दिया, राखी बेचना चालू किया। फिर फ्रेंडशिप डे आता है तो हम लोग ने फ्रेंडशिप बैंड बेचना चालू किया। फिर आता है दिवाली तो हम लोग ने कंदील बेचना चालू किया। मतलब क्या, अगर ड्यूरेशन खत्म होने के बाद भी तेरा पार्टनरशिप चालू है तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। सुनो ध्यान से, अगर इफ सच पार्टनरशिप कंटिन्यूज इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, मतलब फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर पार्टनरशिप चालू है तो भैया क्या हो जाता है? पार्टनरशिप एट विल। इज दिस क्लियर? इसके ऊपर कोई भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ सकता है। अंडरस्टूड? पक्का? चलो, तो देखो पार्टनरशिप विद रिगार्ड्स टू ड्यूरेशन में 2 ऑप्शन है, एक है पार्टनरशिप एट विल और दूसरा क्या है? पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड या फिक्स पीरियड। नेक्स्ट क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। एक्सटेंट ऑफ बिजनेस मतलब क्या कि जब भी हम कोई जॉइंट वेंचर करें, जॉइंट वेंचर मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुम लोग को कि हम लोग पार्टनरशिप करते सिर्फ आम बेचने का, तो कहने से वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गया, मतलब सिर्फ आम बेचने तक ही हम पार्टनर है, उसके बाद हम पार्टनर नहीं है। सो पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर या टास्क, उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। सो यहाँ पर कहने से लायबिलिटी ऑफ पार्टनर एक्सटेंड्स लिमिटेड फॉर दैट पर्टिकुलर एडवेंचर ओनली। बराबर? जैसे पता है ये मेले वगैरह लगते हैं तो मेले में हर कोई अपना अपना स्टॉल लेकर आता है, जैसे मेला खत्म वैसे वो लोग गायब हो जाते हैं। तो कहने से उनका जो ये लायबिलिटी होता है वो भी एक पर्टिकुलर एडवेंचर तक का ही रहता है, उसके बाद क्या वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। इज दिस क्लियर? जॉइंट वेंचर मतलब समझ में आया क्या? पक्का? तो ये हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और जनरल पार्टनरशिप मतलब क्या कि और कोई भी टाइप की पार्टनरशिप हो, ठीक है, या किसी भी तरीके का अग्रीमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप इन जनरल। उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप इन जनरल। मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप को मैं क्या बोलूंगा? नॉर्मल पार्टनरशिप। इज दिस क्लियर? तो देखो जब कोई भी ऐसे मतलब कोई बिजनेस जनरली करने के लिए अपन पार्टनरशिप करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जनरल पार्टनरशिप। जैसे हम लोग सोचते हैं कि एक काम करेंगे कि हम लोग एक मेडिकल स्टोर खोल देंगे, तो मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो बिजनेस करने के लिए है, इसलिए वो क्या बन जाएगा? जनरल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब कि एक पर्टिकुलर एडवेंचर करने के लिए, वो एडवेंचर खत्म फिर पार्टनरशिप भी खत्म, वहां पर हमारी लायबिलिटी किस चीज के लिए होगी? वो पर्टिकुलर एडवेंचर की ही होगी। समझ में आया क्या? यस और नो गाइस? तो देखो टोटल कितने हैं तुम्हारे पास? 4 टाइप के पार्टनरशिप है। कितने टाइप के पार्टनरशिप है? 4। सबसे पहले ड्यूरेशन में 2 कैटेगरी, पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, एंड पार्टनरशिप विद रिगार्ड्स टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस में पर्टिकुलर और जनरल। समझ में आया? पक्का? चलो ऐसा 2 पेज ले लो और फिर इसको स्टार्ट करो। पहले काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप लिखो, फिर मैं इसको जूम करता हूँ। कि कर दूं जूम? याद रहेगा ना तुम लोग को?
ये दिख रहा है क्या? ये हो गया, एक साइड वाला पार्टनरशिप एट विल हो गया। नहीं, बट ये हो गया ना, पार्टनरशिप एट विल हो गया। ओके, इसको फर्स्ट पॉइंट हो गया। नीचे करूँ ये तुम लोग को समझ में आता है ना? क्योंकि तुम कुछ रिएक्ट नहीं करते तो मेरे को ऐसा लगता है भगवान, इको में तो बड़ा रिएक्ट करते थे, हंसते रहते थे। मैं थोड़ा लॉ बोरिंग तरीके से पढ़ा था, क्योंकि लिखूंगा नहीं तो ऊपर तरह के भी आएगा तो हमारे तो उसको बैठे हैं ना लॉ, समझ में आ रहा है तो सही कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आपको लिखा नहीं चाहिए
थोड़ा बेटर लग रहा है नाम भी हम लोग क्वेश्चन पे अलग से बुक बनाए ना आपको अभी एक बार ये डिस्ट्रिक्ट प्रिंटिंग हो जाएगा ना तो कल से एनओसी के क्वेश्चन लिखना स्टार्ट होगा वरना क्या होगा ना भूल जाओगे कुछ हो गया ये वाला अभी आप आगे ये हो गया बाकी है
हो गया? चलो, now after this, so what we learned four types of partnership. One is partnership at will, partnership for a fixed period, particular partnership and general partnership. अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो डीड मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप अग्रीमेंट. ये या तो इन राइटिंग होता है या तो ओरल. ओरल को अपन पार्टनरशिप डीड नहीं मानते क्योंकि डीड मतलब कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना. यस और नो? सो राइटिंग में क्या होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो पार्टनर्स मिलजुल के डिसाइड करते हैं. इज दिस क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. समझ में आया? अब देखो डीड के अंदर क्या क्या रहता है वो यहाँ पर लिखा है. मैंने वो इसके अंदर नोट्स में नहीं लिखा है. देखो ये सब होता है डीड के अंदर. नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, फिर नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये सारे टोटल 12 पॉइंट है. मतलब इतना सब हो सकता है. इतना सब क्या हो सकता है? पार्टनरशिप डीड में हो सकता है. इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड गाइस? पक्का? सो पार्टनरशिप डीड क्या है? इट इज एन अग्रीमेंट. बेसिकली इट इज व्हाट? एन अग्रीमेंट. ठीक है. चलो एक काम करो, तुम लोग लिखो. अच्छा, जब मैं बोलता हूँ ना पार्टनरशिप डीड में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, मतलब क्या कि जैसे बिल्डिंग वगैरह अगर पार्टनरशिप डीड में है तो डीड कंपलसरी किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए एंड साथ ही साथ स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए. मुझे एक बात बताओ, आज अगर मेरे पार्टनरशिप डीड में अगर मैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या कुछ भी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि मैं कोई असेट लेकर आ रहा हूँ. तो असेट लेकर आ रहा हूँ ना, तो मेरा डीड कंपलसरी कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, मतलब इन रिटर्न होना चाहिए एंड साथ ही साथ स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट. ठीक है. बट जहां पर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो डीड मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट 1899. स्टैम्प एक्ट 1899. समझ में आया? अब देखो ये चीज ना तुम्हारे नए वाले मॉड्यूल में नहीं दिया है. एक मिनट रुक जाना. नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो तुम लोग ये लिखो, ये पूरा चार्ट बना दो. मतलब क्या, देखो याद क्या रखने का, इधर देखो. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब एज अ पार्टनर मैं मेरे पार्टनरशिप फर्म में इमूवेबल प्रॉपर्टी ला रहा हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा. कौन सा एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा? और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो डीड एज पर स्टैम्प एक्ट होगी. डीड एज पर कैसे होगी? स्टैम्प एक्ट. ठीक है. ये तुम्हारा ऊपर का वो जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसको अपन ने चार्ट में बना लिया है और ये कंटेंट्स ऑफ द डीड है. इज दिस क्लियर? चलो फटाफट लिखो. पार्टनरशिप डीड हेडिंग दे दो, पार्टनरशिप डीड. कंटेंट्स में सीधा मॉड्यूल डिस्प्ले करूंगा, उसमें टोटल 12 पॉइंट है, वो वहां से लिख लो. समझा ना पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन पार्टनरशिप डीड एंड द एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो तुम ये सारे पॉइंट्स लिखोगे. इज दिस क्लियर एवरीवन? स्क्रॉल करो क्या इसको? थोड़ा मिनिमाइज भी करता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया. दिख रहा है ना?
चलो डन। अब डीड्स में क्या क्या कंटेंट आता है वो देख लेते एक बार। तो ये रहा पूरा लिस्ट। द डीड में कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 12 पॉइंट है, तुम लोग को 12 पॉइंट लिखना है। These 12 points you need to write। ऐसे लिखना, पार्टनरशिप डीड में कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
साला क्या करूं? नहीं नहीं, बस 12 पॉइंट ही लिखना है, नीचे का क्यों लिखना है? पढ़ते हो क्या इंग्लिश? ऐसे अंधाधुंधी लिखने का, वो लिखा क्या है? हाँ तो वो थोड़ी लिखने की जरूरत है। सत्यम बॉय, बैड बॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट, अभी देखो इस यूनिट का लास्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, सो तुम्हारे पास कितने टाइप के पार्टनर है? सो बेसिकली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स? 8 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अब सबसे पहला इन लोगों ने क्या बोला है? एक्टिव पार्टनर। एक मिनट में मेरे नोट्स में आ जाता हूं। यस, सबसे पहला टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या बोले? एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। पहली बात तो ये पार्टनर कैसे बनता है? बाय अग्रीमेंट। एक्टिव पार्टनर मतलब वो बिजनेस के ऑपरेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। क्या करेगा? बिजनेस के ऑपरेशंस में, मतलब एकदम बोलते हैं ना, तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक मेंबर ऐसा रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा, रोज भंगा रील फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, वो अकेला ही खुद ही अपनी रील लाइक करेगा और वैसा सब टाइम पास। ठीक है, अब सपोज मुझे एक बात बताओ, जब एक एक्टिव पार्टनर मतलब जो पूरा बिजनेस संभाल रहा है वो अगर रिटायर होता है तो कहने से उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। बराबर? सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे ग्रुप में, हमारे पार्टनरशिप फर्म में मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, मतलब सारा कारोबार मैं संभालता हूँ। अब मैं छोड़ के चला गया, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, लोग तो इसीलिए हमारे पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस मतलब ट्रांजैक्शन करें क्योंकि मैं पार्टनर हूँ, मैं एक्टिव पार्टनर हूँ। अगर मैं छोड़ के चला गया, ऐसा मैंने लोगों को बताया नहीं, तो फिर भी आएंगे किस भरोसे पे कि मैं हूँ पार्टनर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट एक्चुअली तो मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं चला गया। तो जब भी मैं जाऊंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस। मतलब मुझे न्यूज़पेपर में लिखना पड़ेगा कि आज से मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। तो जो भी होता है वो आप लोग खुद देख लेना। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट है भैया स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर, कुछ काम नहीं करता। ठीक है, तो ही बिकम्स अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट बट डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑपरेशन। बट हाँ, जब वो काम नहीं करता बट प्रॉफिट या लॉस तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो स्लीपिंग पार्टनर है उसको क्या पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? वो होए ना हो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तीसरा पार्टनर, अच्छा तो कहने से ये दोनों अपोजिट है, एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर दोनों क्या है? अपोजिट्स है। नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब नाम का पार्टनर। बोलो, नॉमिनल पार्टनर मतलब क्या? नाम का पार्टनर, मतलब उसने अपना नाम दिया रहता है, उसने अपना क्या दिया? नाम दिया रहता है। नाम का मतलब काम का वाला वैसा नहीं है, नाम का मतलब सिर्फ उसने अपना नेम दिया है। ठीक है, सो प्रोवाइड्स हिज और हर नेम टू द फर्म, नो रियल इंटरेस्ट इन द फर्म, उसको इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में। ठीक है, बट उसने अपना क्या दिया? नाम दिया। कोई फेमस सेलिब्रिटी या ऐसा कोई हो सकता है, उसका गुडविल, यस, बट उसको कोई भी प्रॉफिट या लॉस में शेयर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। अब सपोज जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे पार्टनरशिप फर्म में अंबानी जी को पार्टनर बनाता हूँ, या चलो अमिताभ बच्चन को पार्टनर बनाए। अब अमिताभ बच्चन ने अपना नाम दिया, उसको हमारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको प्रॉफिट लॉस नहीं मिलने वाला है, वो हमारे बिजनेस में काम नहीं करने वाला है। बट सपोज अमिताभ बच्चन हमारे साथ है पार्टनर, ये सोच के अगर कोई और आता है बिजनेस में, ठीक है, मतलब कोई और आता है सिर्फ हमारे साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई बिजनेस बोलते हैं ना ट्रांजैक्शन या डील करता है, और फिर हम एज अ फर्म उसको धोखा देते हैं, तो कहने से अमिताभ बच्चन भी तो लायबल हो गए थर्ड पार्टी के लिए। जैसे एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, सपोज हम लोगों ने एक शो चालू किया, कौन बनेगा रोडपति, ठीक है, एग्जाम्पल। अब उसमें हमने बोला कि अमिताभ बच्चन जी हमारे पार्टनर है, ठीक है। अब लोग क्या आए, लोग आए इधर, ठीक है, और उन्होंने हमारे साथ ट्रांजैक्शन किया, हम लोग ने गेम वगैरह खेला, फिर हम लोगों ने क्या किया कि उनको थोड़े पैसे देने को ऐसे बोलते ना प्रॉमिस कर दिया, फिर हम बोलते नहीं हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि देखो शो का नाम क्या है? रोडपति, मतलब हम तुमसे पैसे लेंगे, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जैसे कौन बनेगा करोड़पति जो ओरिजिनल चैनल है, उसमें जो लोग जीतते हैं उनको अगर पैसा नहीं दिया तो क्या अमिताभ बच्चन जी को जेल में बिठाएंगे? नहीं, ही इज नॉट अ पार्टनर, ही इज जस्ट अ होस्ट।
जैसे बिग बॉस में होस्ट कौन है, सलमान खान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सलमान खान खुद के जेब से सारे कंटेस्टेंट को सैलरी देगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, नहीं, ठीक है। बट जब तुम नॉमिनल पार्टनर बनते हो, मतलब क्या होता है, यू आर लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि तुमने तुम्हारा नाम दिया है। अब तुम्हारे नाम पे लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं। ये तुम लोग को समझ में आया क्या? बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी सेलिब्रिटी अगर तुम्हारे फर्म में पार्टनर बनता है और बाहर से लोग आते हैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए, तो वो सेलिब्रिटी भी लायबल है, भले ही वो सिर्फ नाम देता है, बाकी कुछ नहीं करता तो भी। इज दिस क्लियर? मतलब नाम देना भी रिस्की है ना। फिर नेक्स्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब ये क्या बोलेगा कि मैं लॉस बेयर नहीं करूंगा, मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ तो तुम देखने का, प्रॉफिट आया तो मैं लेकर जाऊंगा। बट मुझे एक बात बताओ ये भी तो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा कि नहीं होगा गाइस? यस और नो? समझ में आया तुम लोग को पक्का? अब तक मैंने 4 टाइप के पार्टनर करवाए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक्टिव पार्टनर, फिर स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, ठीक है, एंड चौथा क्या, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। समझ में आया? अब पार्टनरशिप बाय कंडक्ट में 2 ऑप्शंस है। वन इज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट, मतलब होल्डिंग आउट पार्टनर, या पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। अब सुनना ध्यान से, जैसे सपोज हमारा एक केक शॉप है, ठीक है। अब हमारे केक शॉप में क्या होता है कि ऑर्डर देने के लिए कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर बोलेगा कि मेरे को एक फोटो वाला केक चाहिए, इधर देखो, मेरे को देखो, उधर मत देखो, ठीक है। तो जैसे मैं, हर्ष और सत्यम, हम 3 पार्टनर हैं, ठीक है। बट सपोज उस दिन सोहम आया था हमारे साथ ऐसे गप्पे वप्पे मैंने टाइम पास करने के लिए। अब मुझे कॉल आया, इससे मैं बाहर चला गया, ठीक है। सत्यम उसके गेम खेल रहा था, पबजी वगैरह, ठीक है। और हर्ष बेचारा नींद में ही था। तो एक कस्टमर आया ना, तो हर्ष ने बोला जाना जरा देखना कस्टमर को क्या चाहिए। तो सोहम बेचारा गया और वो पूछ रहा है कि मैम आपको क्या चाहिए। जैसे सपोज सबरीना आई, बोलते क्या चाहिए आपको मैम। तो सबरीना ने बोला कि मुझे ना एक मेरे फ्रेंड की बर्थडे के लिए मुझे फोटो वाला केक चाहिए, ठीक है। तो सोहम ने ऑर्डर ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सोहम ऑर्डर लेने के काबिल था? वो क्या वर्कर था? क्या वो पार्टनर था? नहीं। बट अब सबरीना काउंटर पे सोहम खड़ा था, तो सबरीना को लगा हाँ ये पार्टनर रहेगा इधर, या केक शॉप का ओनर रहेगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सोहम ने अपने आप को एज अ पार्टनर बताया, सबरीना ने उसको एडवांस भी दे दिया 500 रुपये और वो चली गई। फिर बाद में सोहम हमको बोलता है कि ये लो केक का ऑर्डर है, मस्त मैंने ऑर्डर ले लिया, ठीक है। हम बोले कि अरे गधे, हमको तो आता ही नहीं है फोटो वाला केक बनाने को। बट इन दैट केस नाउ टेल मी, सोहम इज ऑल्सो लायबल एंड वी ऑल आर लायबल, ठीक है। तो सोहम पार्टनर कैसे बना? बाय होल्डिंग आउट, खुद को ऐसे बता करके मैं पार्टनर हूँ। ये पहला केस होता है। तो क्या बोला है, स्ट्रेंजर हु होल्ड देमसेल्फ आउट और रिप्रेजेंट टू बी अ पार्टनर इन द फर्म। मतलब सोहम ने यहाँ पर क्या किया, ही रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द बेकरी। एग्जाम्पल देखो, अ मैनेजर और एन एम्प्लॉय एक्टिंग एज पार्टनर इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। अब सोहम तो कुछ भी नहीं था, ना मैनेजर था ना एम्प्लॉय था, बट फिर भी उसने क्या बताया कि वो बेकरी का ओनर है, ठीक है, पार्टनर है। फिर एस्टॉपल मतलब क्या होता है, स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। सुनना ध्यान से, जैसे सपोज कैसा होता है, सोहम एक बड़ा सेलिब्रिटी है, ठीक है, बहुत फेमस है, और वो हमारा दोस्त है इसलिए वो आता है। तो बहुत पीछे पीछे उसके ना ये आ जाते हैं, फैन फॉलोइंग्स वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक है, उसके फैन आते हैं। और बाद में कैसा होता है कि सोहम, वो लोग ऐसे समझते हैं कि सोहम का बेकरी है, ठीक है, सोहम एक बड़ा सेलिब्रिटी है एंड सोहम का बेकरी समझ के बहुत सारे लोग अंदर आते हैं। अब उन लोग को ऐसा लगता है कि सोहम का बेकरी है, तो वो लोग बोलते हैं प्लीज़ एक ऑटोग्राफ दे दो, हम इधर से केक खरीद के जाएंगे। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, सोहम उनको बोलने को ट्राई करता है कि नहीं नहीं अरे मेरा बेकरी नहीं है, बट तभी हर्ष क्या करता है, अरे तू चुप बैठ ना, मेरा ऑर्डर आ रहा है तो आने देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इन दैट केस क्या हो रहा है कि सोहम इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग दैट इज नॉट अ पार्टनर, so दैट इज पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। सी दोनों का मतलब सेम ही होता है, अल्टीमेटली सोहम पार्टनर बनता है। एक वो खुद से बोलेगा मैं पार्टनर हूँ, या तो ऐसे बताएगा कि मैं पार्टनर हूँ, और एक में वो बोलने को जा रहा है तो उसको कोई दूसरा बंदा रोक देता है कि मत ऐसे मत बोल। सो देखो, वेर अ स्ट्रेंजर मिसअंडरस्टैंड्स, अब यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई लोगों को, दैट अ पर्टिकुलर पर्सन एज अ पार्टनर एंड सच पर्सन रिमेन साइलेंट। अब सपोज अगर सोहम चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोला भी नहीं, तो वो भी एस्टॉपल हो जाएगा।
या तो फिर उसको किसी ने स्टॉप किया, बराबर, कि भाई तू मत बोल, सच मत बोल, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बाय। सो देखो, होल्डिंग आउट एंड एस्टॉपल वन इन द सेम, अल्टीमेटली सोहम बिकम्स अ पार्टनर, बट होल्डिंग आउट में वो सामने से बोलता है ऐसा, एंड यहाँ पर या तो वो चुप रहता है या तो कोई उसको चुप करवाता है। इज दिस क्लियर? अब अल्टीमेटली देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या उसको पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस मिलेगा? नहीं, अरे वो पार्टनर ही नहीं है, कैसे उसको लॉस या प्रॉफिट दे? बट कैन आई सी इज लायबल टू द थर्ड पार्टी, बराबर, विथ हुम कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिकॉज ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? पक्का? तो इसके साथ तुम्हारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं खत्म। अब रुको, आगे और भी कुछ है, दो तीन बेसिक है। तो देखो, ये एक्टिव हो गया, नॉमिनल हो गया, एक होता है सब पार्टनर। सब पार्टनर का मतलब क्या होता है? पार्टनर का पार्टनर, उसको क्या बोलते हैं? सब पार्टनर। फिर आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जो फर्म छोड़ के जा रहा है, स्लीपिंग हो गया है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स हो गया है, इनकमिंग पार्टनर मतलब जो नया आ रहा है, एंड पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? पक्का? चलो एक काम करो, पहले जितना मैं बोल रहा हूँ ना उतना लिखो, टाइप्स ऑफ पार्टनर लिखना स्टार्ट करो। एक्टिव पार्टनर हो गया, लिखते हैं। बेटा मॉड्यूल देगा।
Then negotiable instrument कितना छोटा है.
10. चलो डन. अब देखो यहाँ पर ना और एक दो पार्टनर्स वाला बाकी है. ठीक है, एक आ जाते हैं इस पे. ये अपना हो गया है एक्टिव स्लीपिंग. नॉमिनल पार्टनर भी हो चुका है. लिखो इनकमिंग पार्टनर. इनकमिंग पार्टनर मतलब क्या होता है? ऐसा पार्टनर, तुमको पहले सुन लो. अ पार्टनर हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर into an already existing firm with the consent of all existing partners is known as incoming partner. मतलब ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे हम लोगों ने सोहम को हमारे पार्टनरशिप फर्म में ऐड किया ऑन 1 जनवरी 2025. तो 1 जनवरी 2025 से पहले के जितनी भी लायबिलिटीज होगी, क्या उसके लिए सोहम लायबल होगा? नहीं ना, उस दिन वो था ही नहीं तो कैसे लायबल होगा? वही बोला है, सच पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर एडमिशन एज अ पार्टनर. इज दिस क्लियर? फिर आउटगोइंग पार्टनर मतलब क्या होता है? पार्टनर हु लीव्स द फर्म इन विच रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरिंग ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर. मतलब एक पार्टनर जब फर्म को छोड़ के चला जाता है तो जो जा रहा है ना पार्टनर, उसको बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर. जो आ रहा है उसको बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर. जो जा रहा है उसको बोलते हैं आउटगोइंग पार्टनर. इज दिस क्लियर? बट मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2025 को सोहम चला जाता है हमारी पार्टनरशिप फर्म से, तो उसका मतलब ये कि वो पुरानी सारी लायबिलिटी से छूट गया? नहीं. सच पार्टनर रिमेन्स लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ हिज रिटायरमेंट. जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक वो ये सब लायबिलिटी से छुटकारा नहीं पाता है. अच्छा, लायबिलिटी से छुटकारा पाना मतलब आगे की लायबिलिटीज है, जिस दिन वो फॉर्म छोड़ के गया उसके बाद की. पुराने कुछ कांड किए रहेंगे तो ऐसा नहीं, ऐसे तो हर कोई कांड करके फॉर्म छोड़ के चला जाएगा ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
और कौन सा बाकी है? बस खत्म। ये दो पार्टनर्स लिख दो, इनकमिंग पार्टनर एंड आउटगोइंग। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तो लिख दिया अपन ने, ठीक है। इनकमिंग और आउटगोइंग लिख दो। अभी ब्रेक चाहिए कि बाद में चाहिए? 3:30 बजे लेना है पक्का?
तो ये यूनिट खत्म हो गया है। चलो इसके साथ तुम्हारे टाइप्स ऑफ पार्टनर हो गए। अब देखो एक बार ही वापस से बता देता हूँ कि इस यूनिट में अपन ने क्या किया। ओके, ये यूनिट में अपन ने समझा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनर। बड़ा ही छोटा सा यूनिट था, ठीक है। यहाँ पर अपन ने देखा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देख लिया। फिर अपन ने देखा दैट ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट प्रॉफिट शेयरिंग, इट इज म्यूचुअल एजेंसी। इट इज व्हाट? म्यूचुअल एजेंसी। फिर अपन ने 2 केस लॉज देखे, एक अपना ये था कामत वाला केस लॉ, ठीक है, केडी कामत, एंड दूसरा था तुम्हारा दास गुप्ता वाला केस लॉ, ठीक है। दोनों केस लॉज देखे अपन ने। फिर ये अपन ने यहाँ पर 5 डिस्टिंग्विश बिटवीन देखे अलग अलग, एंड साथ ही साथ काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। ये सेम चार्ट है जो तुम्हारे नोट्स में है, ठीक है। अपन ने उसका एक्सप्लेनेशन देखा, फिर पार्टनरशिप डीड क्या होता है देखा, एंड साथ ही साथ हम लोग ने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देख लिया, बराबर। इसके साथ तुम्हारा ये होता है। अच्छा सुनो, होल्डिंग आउट का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। X and Y are partners in a partnership firm. X introduced a manager, as his partner to Z. अब सुनना ध्यान से, 2 पार्टनर है X और Y। X ने क्या किया, एक बंदा A है जो उधर का मैनेजर है, उसको बता दिया कि पार्टनर है टू Z। अब Z को क्या लगेगा, A तो पार्टनर है, मतलब 3 पार्टनर है ना, A भी है, X भी और Y भी है। और जब Z ने बोला ना कि सॉरी, जब X ने बोला कि A मैनेजर है, तब A चुप रहा। A क्या रहा, चुप रहा, उसने कुछ बोला नहीं। तो कहने से दिस इज एस्टॉपल। Z अ ट्रेडर बिलीविंग A एज अ पार्टनर सप्लाइड 100 टीवी सेट्स टू द फर्म ऑन क्रेडिट। अब Z को क्या लगा कि इस पार्टनरशिप फर्म में A भी है पार्टनर, तो उसके ऊपर भरोसा रख के उसने क्या किया, 100 टीवी सेट बेच दिया, ठीक है, क्रेडिट पे। अब आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड Z डिड नॉट गेट द अमाउंट ऑफ टीवी सेट। अब उसने टीवी तो बेच दिया बट उसको पैसा नहीं मिला। तो Z ने क्या किया, एक केस किया अगेंस्ट X एंड A फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर A भी लायबल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? हियर इन द गिवन केस A द मैनेजर इज ऑल्सो लायबल फॉर द प्राइस बिकॉज ही बिकेम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तुमको पहले समझाना है व्हाट इज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। इसलिए जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ उसको अच्छे से लर्न करो, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस आएगा ना, मैं तुम लोग को बताऊंगा ग्रेजुअली, मैं आई विल टीच यू हाउ टू राइट द आंसर, ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो फार सो गुड, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखो। अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ P, Q, R एंड S अभी रिटायर हो गया विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस। विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। एंड उसका नाम भी लेटर हेड पे। लेटर हेड मतलब क्या, कि जैसे जो मेन रहता है ना, जहाँ पर एड्रेस वगैरह सब लिखा रहता है, तो उधर लेटर हेड पे एस का नाम भी है। तो कहना से एस इज लायबल टू क्रेडिटर्स, क्योंकि वो लोग उसके ऊपर फेथ रख के आएंगे ना बिजनेस में। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो इसके साथ तुम्हारा यूनिट 1 होता है खत्म। एक काम करते हैं, विल टेक अ ब्रेक राइट नाउ, बिकॉज देन सी यूनिट 2 इज लेंदी। आई टेल यू, यूनिट 2 में बहुत सारे सेक्शंस है। यहाँ से स्टार्ट होगा सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इधर से लेकर, मतलब छोटे छोटे सेक्शन है, और हर एक का ना अपन समरी नोट्स लिखेंगे तो तुमको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा, ठीक है। सो यूनिट 2 यहाँ से लेकर खत्म होएगा सेक्शन नंबर 38 पे, मतलब सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन नंबर 38 तक अपन को पढ़ना है। बड़े छोटे छोटे सेक्शन है, बड़े कॉमन सेंस वाले सेक्शन है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी है। समझ में आया? तो एक काम करते हैं, विल टेक अ ब्रेक राइट नाउ, इट्स 3:15, विल स्टार्ट एट 3:30। ओके गाइस?